नमस्ते दोस्तों, मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपेक्स करियर क्लासेज ऑफिशियल पर। तो अभी हम लोग आगामी MTS, CHSL और CGL के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए GS सीरीज के तहत पॉलिटी पढ़ रहे हैं। और पॉलिटी में लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, जिसमें हमने अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20 के बारे में पढ़ लिया था। और आज हम लोगों को उससे आगे देखना है। तो उससे आगे है सबसे पहले अनुच्छेद 21। तो उससे आगे जो सबसे पहला है वह है अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अनुच्छेद 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। और ये दो भागों में बटा हुआ है। ये जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है ये दो पार्ट में बटा हुआ है। एक है राइट टू लाइफ यानी जीने का अधिकार, एक है राइट टू लाइफ यानी जीने का अधिकार, और दूसरा है पर्सनल लिबर्टी यानी दैहिक स्वतंत्रता। दूसरा है पर्सनल लिबर्टी यानी दैहिक स्वतंत्रता या व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो आइए हम इसे आपको और इसके बारे में बताते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। ये अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक है, जिसमें हम लोगों ने अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20 पढ़ लिया है। आज हम लोगों को उससे आगे देखना है अनुच्छेद 21 के बारे में। तो अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये दो भाग में बटा हुआ है। ये पहला जो है ये दो भागों में बटा हुआ है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये दो भागों में बटा हुआ है। तो इसका पहला है राइट टू लाइफ। पहला है राइट टू लाइफ। पहला जो है वह है राइट टू लाइफ, और इसका जो दूसरा है वो है पर्सनल लिबर्टी। दूसरा है पर्सनल लिबर्टी। दूसरा है पर्सनल लिबर्टी और दूसरा जो है वो है पर्सनल लिबर्टी। राइट मतलब जीवन का अधिकार या जीने का अधिकार। राइट टू लाइफ मतलब जीने का अधिकार, जीने का अधिकार या जीवन का अधिकार। राइट टू लाइफ मतलब जीने का अधिकार या जीवन का अधिकार। और इसका दूसरा है पर्सनल लिबर्टी यानी दैहिक स्वतंत्रता या व्यक्तिगत स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता या व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दो भागों में बटा हुआ है। एक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दो भागों में बटा हुआ है। एक तो राइट टू लाइफ जीवन का अधिकार या जीने का अधिकार, दूसरा है पर्सनल लिबर्टी यानी दैहिक स्वतंत्रता। दूसरा है पर्सनल लिबर्टी और दैहिक स्वतंत्रता। और इसमें अनुच्छेद 21 में हम लोगों को कुल 35 तरह के अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 21 में हम लोगों को कुल 35 तरह के अधिकार दिए गए हैं। और उसमें जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी उसमें जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम आपको उसके बारे में एक एक करके बताते हैं। इसमें जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम आपको एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहला जो अधिकार है वह है सम्मान के साथ जीने का अधिकार। सबसे जो पहला है वह सम्मान के साथ जीने का अधिकार, ये है पहला। और इसका जो दूसरा है ये है स्वच्छ पर्यावरण एवं प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार। दूसरा है स्वच्छ पर्यावरण एवं प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार। इसका तीसरा है जीवन रक्षा का अधिकार। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इसका जो नेक्स्ट है वो है जीवन रक्षा का अधिकार। और चौथा जो है इसमें जो नेक्स्ट है वो है निजता का अधिकार। नेक्स्ट जो है वो है निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी। इसका जो चौथा है वो है निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसका जो नेक्स्ट है वो है स्वास्थ्य का अधिकार। इसका जो नेक्स्ट है वो है स्वास्थ्य का अधिकार। इसका जो नेक्स्ट है वो है स्वास्थ्य का अधिकार यानी राइट टू हेल्थ। और इसका जो और अगला है
वो है निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार। इसका जो नेक्स्ट है वो है निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार। और एक और जो इसमें इम्पोर्टेंट है, एक और जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है सूचना का अधिकार। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है सूचना का अधिकार। तो ये सारे अधिकार महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में अधिकांशतः इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एग्जाम में जब भी आर्टिकल 21 से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन्हीं सारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम एक एक करके इन सभी के बारे में नोट कर देते हैं, फिर सारे को एग्जाम्पल से समझाते हैं। को जो 35 तरह के अनुच्छेद 21 के तहत जो हम लोगों को 35 तरह के अधिकार दिए गए हैं, उसमें से हम लोग जो महत्वपूर्ण अधिकार है आइए उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है ये अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसमें 35 तरह के अधिकार हैं। इसमें पहला है सम्मान के साथ जीने का अधिकार। इसका जो सबसे पहला है वह सम्मान के साथ जीने का अधिकार। सम्मान के साथ जीने का अधिकार जो है ये पहला है। और इसका मतलब क्या होता है कि आप समाज में रहते हैं तो आप समाज में सम्मान के साथ रह सकते हैं। कोई भी आपके साथ, चाहे सरकार हो, पुलिस हो या जनता हो, कोई भी आपको भेदभाव नहीं कर सकती है, आप पे को बदनाम नहीं कर सकती है। यानी संविधान ने आपको या आपके साथ छुआछूत नहीं हो सकता है, क्योंकि संविधान ने आपको सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। इसका एग्जाम्पल ये था कि आप समाज में सम्मान के साथ रह सकते हैं इस अधिकार के तहत। और इसका जो दूसरा है स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार। इसका जो दूसरा है स्वच्छ पर्यावरण एवं प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार। इसी अधिकार को पालन करने के लिए एनजीटी बना हुआ है। इसी अधिकार को के लिए एनजीटी बना हुआ है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, उसका काम है ये देखना कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ की वायु, हवा, ये सभी साफ है कि नहीं। उसी का काम है ये देखना कि हम जहाँ रहते हैं, क्योंकि हमें स्वच्छ वायु, स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल में रहने का, स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार, ये हमारा मूल अधिकार है। ये क्या है? ये हमारा मूल अधिकार है। और इसी में है हानिकारक उद्योगों से सुरक्षा। और इसी में हानिकारक उद्योगों से सुरक्षा यानी जिस भी उद्योग से जहरीले गैस निकलते हैं, जहरीले पानी निकलती है या जहरीला वेस्ट निकलता है, उससे रक्षा का अधिकार हमें इसी अनुच्छेद 21 के में जो 35 तरह के अधिकार दिए हैं उसी में है। और इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए दिल्ली में ऑड इवन फार्मूला लाया गया था। दिल्ली की वायु जब अत्यंत प्रदूषित हो गई थी तो उसी को देखते हुए ऑड इवन फार्मूला दिल्ली के गवर्नमेंट ने लाया था। अब हम लोग समझते हैं इसका तीसरा जो है, आइए इसका तीसरा है जीवन रक्षा का अधिकार। इसका जो तीसरा है वो है जीवन रक्षा का अधिकार। जीवन रक्षा का अधिकार का मतलब क्या है कि राज्य या सरकार आपको जो है सो राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ देती है। राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ देती है जीवन रक्षा का अधिकार। यानी सरकार किसी भी स्थिति में आपको जो आपकी जीवन की रक्षा करेगी। सरकार किसी भी स्थिति में क्या करेगी? आपके लाइफ को प्रोटेक्ट करेगी, आपके जीवन की रक्षा करेगी। इसका नेक्स्ट है निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी। इसका जो नेक्स्ट है वो है निजता का अधिकार या राइट टू प्राइवेसी। कोई भी आपकी निजी जानकारी लीक नहीं कर सकता है। कोई भी आपकी निजी जानकारी बिना आपके अनुमति को दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता है। कोई भी आपकी निजी जानकारी, चाहे सरकार ही क्यों ना हो, आपके निजी जानकारी को पब्लिक नहीं कर सकती है। कोई भी आपके निजी जानकारी को क्या नहीं कर सकती है? पब्लिक नहीं कर सकती है। ये राइट टू प्राइवेसी के अंतर आता है, राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आता है। इसी पे आधार कार्ड पे भी विवाद चल रहा था। इसी पे किस पे? आधार कार्ड पे भी ये आधार कार्ड के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये हमारे राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन करता है। ये क्या करता है? हमारे राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन करता है। और कोर्ट पर इस मामले में सुनवाई भी चली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ नहीं है। और इसका नेक्स्ट है स्वास्थ्य का अधिकार। इसका जो नेक्स्ट है वो है स्वास्थ्य का अधिकार। इसका जो नेक्स्ट है वो है स्वास्थ्य का अधिकार। यानी राज्य आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी। राज्य क्या करेगी? आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी। राज्य का काम है आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना। इसी कारण प्राथमिक स्तर से प्राथमिक चिकित्सालय होते हैं,
और राजकीय चिकित्सालय होते हैं, केंद्रीय स्तर पे होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वहां आप जाएंगे तो वहां आपको एडमिट करने से या आपका इलाज करने से मना नहीं कर सकती है। वहाँ के डॉक्टर या जो भी होते हैं वो वहाँ आपका इलाज करने से, कोई भी सरकारी अस्पताल आपका इलाज करने से मना नहीं कर सकता है, क्योंकि हमें स्वास्थ्य का अधिकार मिला हुआ है। और कोविड में भी इसी स्वास्थ्य के अधिकार के तहत सरकार ने हर संभव नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा देने की कोशिश की थी। इसी अधिकार के तहत कोविड-19 में सरकार ने अपने नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की प्रयास की थी। और इसका जो नेक्स्ट है वो हो जाता है निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। इसका जो नेक्स्ट है वो है निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। तो जब हम आपको अनुच्छेद 14 पढ़ा रहे थे तब हम आपको बताए थे कि अगर अमीर व्यक्ति जो अच्छा वकील रख लेता है तो अगर अमीर व्यक्ति अच्छा वकील रख लेता है तो गरीब व्यक्ति को कोर्ट सरकारी वकील की सुविधा मुफ्त में देगा। तो गरीब व्यक्ति को कोर्ट सरकारी वकील की सुविधा मुफ्त में देगा। और इसका जो नेक्स्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसका जो नेक्स्ट है वो है सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन। इसका जो नेक्स्ट है वो है सूचना का अधिकार का प्रयोग करके हम किसी भी सरकारी कार्यालय से उनके कार्यकलापों के बारे में सूचना मांग सकते हैं। इसी का प्रयोग करते हुए हम देश के किसी भी सरकारी कार्यालय से उनके द्वारा किए गए कार्य के बारे में, उनके द्वारा चलाई जा रही योजना, उनके द्वारा किए गए कार्य के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, सूचना मंगा सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, सूचना मंगा सकते हैं। तो ये था हमारा अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें कुल 35 तरह के अधिकार दिए गए थे और इसमें जो महत्वपूर्ण अधिकार थे यानी कि जो महत्वपूर्ण अधिकार यानी जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है हमने आपको उसके बारे में बता दिया। अब हम लोगों को हमने आपको उसके बारे में बता दिया। अब इसी में 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, इसी में 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। इसी में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा राइट टू एजुकेशन या शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। यानी कि शिक्षा का अधिकार क्या है, हमारा मूल अधिकार है। शिक्षा का अधिकार हमारा मूल अधिकार है। तो अनुच्छेद 21 के क में क्या है, राइट टू फ्रीडम यानी शिक्षा का अधिकार है, जिसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हमारे मूल अधिकार में, हमारे संविधान में जोड़ा गया था। और ये अनुच्छेद 21 का क क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि अनुच्छेद 21 का क क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी। सरकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को या राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी। आइए इसके बारे में नोट कर देते हैं, फिर अनुच्छेद 21 के क के बारे में और बताते हैं। है शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 के क में है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। तो अनुच्छेद 21 के क में क्या है, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। और इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था और कहा गया था कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य कानूनी और कहा गया था कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। कितने वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य क्या करेगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। और इसी अधिकार को यानी राइट टू एजुकेशन या शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए, राइट टू एजुकेशन या शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान लाया गया था। सर्व शिक्षा अभियान लाया गया था, जो क्या करता है, इसी अधिकार को लागू करने के लिए क्या लाया गया था, सर्व शिक्षा अभियान, जिसका नारा क्या है, सब पढ़े सब बढ़े, एजुकेशन फॉर ऑल।
इसका नारा क्या था कि सब पढ़े सब बढ़े, एजुकेशन फॉर ऑल। आप एनसीईआरटी के 7वीं 8वीं या 5वीं के बुक में देखते हुएगा कि एक बड़ा सा पेंसिल है और उसके दोनों किनारे बच्चे बैठे हैं, उसके नीचे लिखा रहता था सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल। और इस अधिकार को पहले भाग 4 जो कि नीति निर्देशक तत्व है, जिसे हम भाग 3 खत्म होने के बाद पढ़ाएंगे, उसमें 45 में दिया गया है, अनुच्छेद 45 में कि जो है सो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का प्रावधान है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान है। और हम जो भाग 5 पढ़ाएंगे मूल कर्तव्य, भाग 4 का क जो मूल कर्तव्य है उसमें दिया गया है, जो हमें 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं, उसमें यह है कि नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूल भेजे या शिक्षा दे, उस 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करे। तो ये था अनुच्छेद 21। अब हम लोगों को देखना है किसके बारे में, अनुच्छेद 22 के बारे में। अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। तो अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, यानी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। और गिरफ्तारी 2 तरह से होती है। गिरफ्तारी कितने तरह से की जाती है? 2 तरह से की जाती है। एक होता है दंड विषयक, और दूसरा होता है दंड विषयक और दूसरा होता है निरोध। एक होता है दंड विषयक और दूसरा होता है निरोध। तो आइए हम बताते हैं ये दंड विषयक क्या होता है। यह उस व्यक्ति के लिए होता है जिसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया हो या न्यायालय ने उसे अपराधी घोषित कर दिया हो। तो ये जो दंड विषयक होता है यह उस व्यक्ति के लिए होता है जिसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया हो या जिसे न्यायालय ने दोषी ठहराया हो। और दूसरा है निरोध। इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपराध करने से रोकना होता है। दूसरा होता है निरोध, इसका उद्देश्य व्यक्ति को गिरफ्तार करने से रोकना होता है। इन दोनों पॉइंट को नोट कर देते हैं, फिर इससे आगे बताते हैं। इस दोनों पॉइंट को नोट कर देते हैं, फिर इससे आगे बताते हैं। तो ये जो गिरफ्तारी होता है ये 2 तरह से की जाती है। एक होता है दंड विषयक, दूसरा होता है निरोध। एक होता है दंड विषयक, दूसरा होता है निरोध। तो ये जो दंड विषयक होता है यह उस व्यक्ति के लिए होता है जिसने अपराध स्वीकार कर लिया हो या न्यायालय द्वारा जिसे दोषी ठहरा दिया गया हो। यह उस व्यक्ति के लिए होता है जिसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया हो और न्यायालय या कोर्ट द्वारा उसे दोषी ठहरा दिया गया हो। और इसका जो दूसरा है निरोध, इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपराध करने से रोकना होता है और इसका उद्देश्य व्यक्ति को गिरफ्तार करने से रोकना होता है। और इसके बाद हमारे संविधान में गिरफ्तारी से 3 प्रकार की संरक्षण दी गई है। हमारे संविधान में गिरफ्तारी से 3 प्रकार की संरक्षण दी गई है। इसका जो सबसे पहला है, गिरफ्तारी से जो 3 प्रकार की संरक्षण दी गई है, इसका जो सबसे पहला है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले कारण बताना होगा। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले क्या करना होगा? कारण बताना होगा, यानी कि अरेस्ट वारंट दिखाना होगा। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसे अरेस्ट वारंट दिखाना होगा या उसे कारण बताना होगा। तो ये जो गिरफ्तारी से संरक्षण है, गिरफ्तारी से जो संरक्षण है और इसका जो पहला प्रावधान है, ये गिरफ्तारी से जो संरक्षण है और इसका जो सबसे पहला प्रावधान है वो क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले कारण बताना होगा, यानी कि उन्हें अरेस्ट वारंट दिखाना होगा। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले कारण बताना होगा और उन्हें अरेस्ट वारंट दिखाना होगा। और इसका जो दूसरा आता है, इसमें जो दूसरा प्रावधान ये है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के अंदर
पेश करना होगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के अंदर पेश करना होगा। इसमें आने जाने के समय को नहीं गिना जाता है, इसमें आने जाने के समय को नहीं काउंट किया जाता है। और पुलिस जो है वो सर्वाधिक दुरुपयोग इसी दूसरे पार्ट का करती है, यानी कि वह ऐसे दिन अगर उसे जानबूझ के या किसी के दबाव में गिरफ्तारी करना हो, अगर उसे जानबूझ के या किसी दबाव में या पॉलिटिकल प्रेशर में गिरफ्तारी करना हो, तो वो जानबूझ के ऐसे दिन गिरफ्तार करती है कि जिसके आगे कोर्ट बंद रहती है, जिसके आगे कोर्ट बंद रहती है। जैसे शनिवार रविवार को कोर्ट मान लीजिए बंद रहती है, तो वो शुक्रवार को गिरफ्तार करती है। तो वो क्या करती है, शुक्रवार को गिरफ्तार करती है, ताकि उन्हें पूरे 70-72 घंटे मिले, ताकि क्या हो, उन्हें पूरे 70-72 घंटे मिले। तो इस तरह से ये था इसका दूसरा प्रावधान। और इसका जो तीसरा प्रावधान है वो है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार होगा। और इसका जो तीसरा प्रावधान है वो क्या है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार होगा। तो ये थे 3 तरह से गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाता है। और इसका जो है वो दूसरा पार्ट है निरोध। आइए अब हम आपको उसके बारे में बताते हैं। जो निरोध से संरक्षण दिया है तो ये क्या है कि किसी भी व्यक्ति को सरकार, ये जो निरोध से संरक्षण है इसमें क्या दिया गया है, किसी भी व्यक्ति को सरकार अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार कर सकती है या नज़रबंद कर सकती है। किसी भी व्यक्ति को सरकार अधिकतम 3 महीने तक क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है या नज़रबंद कर सकती है। और ये जो निरोध से संरक्षण है, ये जो निरोध है ये सीधे सीधे रॉलेट एक्ट का कॉपी है। आप सब ने रॉलेट एक्ट का नाम तो सुना होगा, आप सब रॉलेट एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानते भी होंगे कि रॉलेट एक्ट क्या था कि पुलिस किसी को भी शक के आधार पे गिरफ्तार कर सकती है, पुलिस किसी को भी शक के आधार पे गिरफ्तार कर सकती है, और उसमें ना वकील ना दलील ना अपील, और उसमें ना वकील ना दलील ना अपील। ये सेम क्या है, सेम उसी का कॉपी कर दिया गया है। ये जो निरोध है ये सेम वही है। इसमें भी सरकार क्या कर सकती है, किसी को भी शक के आधार पे 3 महीने के लिए गिरफ्तार कर सकती है। और 3 महीना तक ना तो आप वकील के पास जा सकते हैं, ना दलील ना अपील कर सकते हैं आप 3 महीने तक। तो ये हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा बनाया, संविधान निर्माता ने जब इन्हें बनाया तो इसमें बहुत बड़ी चूक हो गई। ये जो निरोध से संरक्षण है इसमें बहुत बड़ी चूक हो गई इसके टाइमिंग को लेकर के, यानी जो इसमें 3 महीना दिया है इसमें उनसे बहुत बड़ी चूक हो गई थी। कैसे हुई थी इसके बारे में जब हम आपको आगे बताते हैं, आगे बताएंगे कि इसमें कैसे चूक हो गई थी। तो हमारे संविधान में जो ये निरोध से संरक्षण प्राप्त है और इसमें यह दिया गया है कि सरकार आपको किसी शक के आधार पे अपराध को रोकने के लिए, यानी अपराध करने से पहले ही आपको 3 महीना तक के लिए गिरफ्तार कर सकती है। और इसे लागू करने के लिए कुल अभी तक 9 अधिनियम बनाए गए हैं। इसे लागू करने के लिए अभी तक कुल 9 अधिनियम बनाए गए हैं। उसमें जो एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो इसका जो सबसे पहला निवारक निरोध अधिनियम, सबसे पहला निरोध अधिनियम जो था, सबसे पहला जो निरोध अधिनियम था, निरोध अधिनियम, तो इसका जो सबसे पहला निरोध अधिनियम था वो था, उसका नाम था निवारक निरोध अधिनियम। इसका जो सबसे पहला निरोध अधिनियम था उसका नाम था निवारक निरोध अधिनियम। इसका नाम था, सबसे पहला नाम था निवारक निरोध अधिनियम। ये 1950 में लाया गया था, ये 1950 में लाया गया था। और तो सबसे पहला जो निवारक निरोध अधिनियम लाया गया था वो 1950 में लाया गया था और इसे 1969 में खत्म कर दिया गया था। सबसे पहला निवारक निरोध अधिनियम 1950 में लाया गया था और 1969 में खत्म कर दिया गया था। और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहला निवारक निरोध अधिनियम कब लाया गया था, तो ये 1950 में लाया गया था। और दूसरा, इसे कब खत्म कर दिया गया था, तो इसे 1969 में खत्म कर दिया गया था। तो ये है पहला निवारक निरोध अधिनियम, ये 1950 में लाया गया था और इसे 1969 में खत्म कर दिया गया था।
और दूसरा लाया गया था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। जैसे ही इसे 1969 में पहला निवारक निरोध अधिनियम को खत्म कर दिया गया, उसके ठीक अगले ही साल या दूसरे साल निवारक निरोध अधिनियम जो दूसरा था वो लाया गया मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। और इसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किया गया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट को का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किया गया। जब 1971 में इसे लाया गया तो ये संसद द्वारा पास सबसे विवादास्पद कानून था, ये संसद द्वारा पास सबसे विवादास्पद कानून था। और उसके बाद क्या हुआ कि 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने देश में आपातकाल लगाया। उसके बाद क्या हुआ कि 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया, देश में आपातकाल लगाया। तो ये मेंटेनेंस ऑफ मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 में लाया गया था। और 1975 में जब देश में आपातकाल लगाया गया इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, तो क्या किया गया, इसी अधिनियम और असीमित शक्ति का प्रयोग करते हुए इंदिरा गांधी सरकार ने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारी जी देसाई, लाल कृष्ण आडवाणी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मोरारी जी देसाई एवं लाल कृष्ण आडवाणी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, इन सभी नेताओं को क्या कर लिया गया, देश के प्रमुख विपक्षी नेताओं को इसी एक्ट का प्रयोग करते हुए, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट का प्रयोग करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। इसी एक्ट का प्रयोग करते हुए उन सभी नेताओं को क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, इसी एक्ट का दुरुपयोग करते हुए। तो यही हमारे संविधान निर्माताओं से चूक हो गई थी कि उन्होंने जो निरोध से संरक्षण में जो 15 दिन दिया था, 3 महीना का समय दिया था, या 3 महीना तक, इसमें एक तो प्रावधान है कि आप किसी को शक के आधार पे 3 महीना तक के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं या नज़रबंद कर सकते हैं, यानी कि हाउस अरेस्ट कर सकते हैं, और वो 3 महीना तक कहीं भी इसे चुनौती नहीं दे सकते हैं। अगर चुनौती देना ही हो तो 3 महीना के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं। और इसमें एक और प्रावधान है कि इसे 3 महीना से बढ़ा करके 1 साल तक किया जा सकता है। ये जो निरोध अधिनियम है, ये हाईकोर्ट के जज के समकक्ष योग्यता रखने वाले व्यक्ति के सिफारिश पर इसे 3 महीना से बढ़ा करके 1 साल तक किया जा सकता है। और इसी एक्ट का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हुआ। ये जो मीसा है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग इसी में किया गया कि अपने विपक्षी नेताओं को, अपने खुद के सरकार से सहमति ना रखने वाले पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को, सभी को जो है सो इसी एक्ट का प्रयोग करते हुए, यानी कि निवारक निरोध अधिनियम का प्रयोग करते हुए इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था, इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। और इसके बाद क्या हुआ कि जब आपातकाल हटाया गया तो 1977 में आम चुनाव हुआ। 1977 में जब आम चुनाव हुआ तो उस समय पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। पहली बार देश में क्या बनी, गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी जनता पार्टी का, पहली बार देश में। और खुद इंदिरा गांधी जिन्होंने इस आपातकाल को लगाया था, खुद इंदिरा गांधी जिन्होंने आपातकाल को लगाया था, उनका जो है सो वो खुद रायबरेली से चुनाव हार गई थी। वो खुद रायबरेली से क्या हुआ था, वो चुनाव हार गई थी। इसीलिए कहा जाता है कि आप किसी भी अपने शक्ति का अत्यधिक दुरुपयोग करेंगे तो आपका जो है सो नाश होना तय है, तो आपका नाश होना तय है। और इस आपातकाल का दंश कांग्रेस अभी तक झेल रही है, और शायद जब तक कांग्रेस का अस्तित्व रहेगा तब तक उसे ये आपातकाल उसे पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसमें उन्होंने अपने असीम शक्ति का अत्यधिक दुरुपयोग किया था, अपने असीम शक्ति का अत्यधिक दुरुपयोग किया था इसी मीसा एक्ट के द्वारा। तीसरा है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसका जो नेक्स्ट है वो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसका जो तीसरा है
वो नेक्स्ट है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसे 1980 में लाया गया था। इसे रासुका कहते हैं या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कहते हैं। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम या रासुका कहते हैं। इसे 1980 में लाया गया था और ये अब तक लागू है। ये अब तक का सबसे खतरनाक अधिनियम है। ये जितना भी निवारक निरोध अधिनियम लाए गए हैं उसमें सबसे खतरनाक अधिनियम यही है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। पुलिस इसका दुरुपयोग भी खूब करती है और इसी का उपयोग करते हुए पुलिस किसी का भी इनकाउंटर कर देती है। इसी एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का उपयोग करते हुए पुलिस किसी का भी इनकाउंटर कर देती है और कई बार निर्दोष लोगों की भी हत्या कर देती है, इसी एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का प्रयोग करते हुए। इसके नेक्स्ट बार इसका प्रयोग करते हुए, और ये 1971 में मेंटेनेंस ऑफ सेक्रेट इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट आया था और जब 1977 में सरकार बदल गई तो 1978 में इसे वापस ले लिया गया और इसे खत्म कर दिया गया और एक नया लाया गया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में। एक नया लाया गया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासुका 1980 में, जो कि अभी भी वर्तमान में जारी है। जो क्या है, अभी भी वर्तमान में जारी है। इससे आगे होता है, इससे आगे अभी 3 और हैं, टाडा पोटा उपा। टाडा पोटा उपा तीनों के बारे में नोट कर देते हैं, तीनों का नाम नोट कर देते हैं, फिर एक एक करके तीनों के बारे में बताते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जब 1980 में लाया गया, उसके बाद फिर एक लाया गया टाडा, टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज। टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज, आतंकवादी एवं विध्वंसी क्रियाकलाप अधिनियम। टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्ट यानी आतंकवादी एवं विध्वंसक कार्रवाई अधिनियम, इसे 1985 में लाया गया। और इसे 1985 में क्यों लाया गया था? क्योंकि पंजाब में बढ़ते आतंकवाद और खालिस्तानियों के प्रभाव को रोकने के लिए 1985 में टाडा लाया गया था। 1985 में टाडा लाया गया था पंजाब में आतंकवादियों और खालिस्तानियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ये लाया गया था और इसे 1995 में खत्म कर दिया। एग्जाम में 3 तरह से क्वेश्चन पूछता है। एक पूछता है कि टाडा का फुल फॉर्म क्या है, दूसरा पूछता है इसे कब लाया गया, तीसरा पूछता है इसे कब खत्म कर दिया गया। तो टाडा में हम लोगों को बस यही जानना था। इसके बाद नेक्स्ट है पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, आतंकवादी रोकथाम कानून अधिनियम। आतंकवादी रोकथाम अधिनियम, आतंकवादी रोकथाम कानून अधिनियम, इसे 2001 में लाया गया था और इसे 2004 में खत्म कर दिया गया था। इसे 2001 में लाया गया था और इसे 2004 में खत्म कर दिया गया था। इसके बाद लास्ट में है उपा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसे 1967 में लाया गया था। इसे कब लाया गया था? तो इसे 1967। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसे 1967 में लाया गया था और ये अब तक लागू है। और ये अब तक लागू है गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम। इसका हिंदी में नाम होता है गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम। तो जितने भी निवारक निरोध अधिनियम लाए गए थे, जितने भी निवारक निरोध अधिनियम लाए गए थे उसमें से 2 अभी भी लागू है। उसमें से कितने अभी लागू हैं? 2 लागू हैं। एक है एनएसए रासुका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, अभी बताए भी कि इसका दुरुपयोग करते हुए पुलिस किसी का भी इनकाउंटर कर सकती है। और इसका जो दूसरा है वो है उपा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम। इसे 1967 में लाया गया। इसमें समय समय पे संशोधन किया जाता है और ये अभी भी लागू है। और समझिए इसका दुरुपयोग कैसे होता है। तो एक आरटीआई से पता चला है, अभी हम आपको अनुच्छेद 21 में बताए थे सूचना के अधिकार के बारे में, तो गृह मंत्रालय से जब सूचना का अधिकार मांगा गया कि उपा के तहत कितने लोगों पर कार्रवाई की गई या कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो मात्र 2016 से लेकर के 2020 तक, मात्र 2016 से लेकर के 2020 तक कुल 20,000 लोगों पे उपा लगाया गया था। कुल कितने लोगों पे? 24,000 लोगों पर उपा लगाया गया था। इसमें केवल 200 लोग ही इसमें क्या हुए? आरोपी सिद्ध हुए। 200 लोगों पे ही आरोप सिद्ध हुआ। यानी ये 0.1,
ये 1% से भी कम लोग जो है सो केवल इसमें आते थे। बाकी के लिए इसका प्रयोग राजनीतिक विरोध के रूप में, राजनीतिक दबाव में या राजनीतिक बदला लेने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। तो इसका कितना दुरुपयोग होता है आप समझ सकते हैं कि मात्र 5 साल में 24,000 लोगों पे उपा लगाया जाता है और उसमें से मात्र 200 लोगों पर अपराध सिद्ध होता है। ये अभी की 2016 से 2020 के ही सरकार नहीं, बल्कि इससे पहले भी इंदिरा गांधी के समय से ही आप इस अधिनियम का दुरुपयोग होते हुए देख रहे हैं। इंदिरा गांधी के समय से ही आप इसका दुरुपयोग होते हुए देख रहे हैं। और आप समझ सकते, और हुआ क्या कि जैसे कि इसमें 3 महीना डाला गया है, इसमें 3 महीना डाला गया है, ये टाइम इसमें गलत है। इसे मैक्सिमम 2 महीना ही डालना चाहिए, मैक्सिमम इसे 3 महीना डाला गया है। ये टाइमिंग हमारे संविधान निर्माताओं ने इसमें बहुत ज़्यादा डाल दिया है। इसमें हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया है कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा डाल दिया है। इसे क्या करना चाहिए था, इसे 2 वीक से ज़्यादा के लिए नहीं रखना चाहिए था, इसे 2 वीक से ज़्यादा के लिए नहीं रखना चाहिए था। लेकिन हमारी सरकार जो उसके पक्ष में है कभी भी उस नियम को खत्म नहीं करती है, बल्कि उसका एक नया वर्जन लेके आ जाती है। हमारी सरकार जो कोई भी अधिनियम जो उसके पक्ष में होती है वो उसे कभी खत्म नहीं करती है, बल्कि उसका एक नया रूप ला देती है। आप अभी देखे ही निवारक निरोध अधिनियम से लेकर के उपा तक, इन सभी के बारे में हमने बताया। और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में ये निवारक निरोध अधिनियम लागू है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि हमारे देश में यह लागू है, जबकि दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में ये निरोध अधिनियम का कॉन्सेप्ट ही नहीं चलता है। दुनिया के किसी भी, कुछ लोग हमारे जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका दुरुपयोग करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों के लिए इतने 20 से अधिक हज़ार या 25,000 यानी हर साल 5,000 लोगों पे सिर्फ एक एक्ट लगा देना ये कहीं से भी उचित नहीं है, जबकि जब उसमें अपराध 1% से भी सिद्ध ना हो। उन्होंने देखा अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 के बारे में। इससे आगे शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे और उससे आगे। और लास्ट में अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।